समीना साहिबा, आजकल हम देख रहे हैं ख़वातीन में, तो डाइट प्लान पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ख़वातीन में मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें हार्मोनल्स इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या समझती हैं बेसिकली बांझपन जो वो है क्या, इसकी क्या वजूहात क्या है और क्यों ये बढ़ता जा रहा है ऐसे ख़वातीन में ख़ास तौर पे? रमज़ान के हवाले से पहले बता दें कि ये साल का वो महीना है, मुबारक महीना, जिसके अंदर आप शुरुआत कर सकते हैं टोटली बॉडी को रेनोवेट करने के लिए। एक नई शुरू आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यकीन कीजिए कि पूरी की पूरी बॉडी रीफॉर्म हो सकती है अगर आप इसको केयरफुली चलें इसके साथ। तो इसमें वज़न कम भी किया जा सकता है। एक तो रूहानी आप सारी रेनोवेशन कर सकते हैं और अपनी फ़िज़िकल रेनोवेशंस भी हो सकती हैं। तो इसमें अगर आप इंटेलिजेंटली, जैसे लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल इश्यूज़ तो ज़्यादातर इसी से हो रहे हैं कि वेट गेन बहुत ज़्यादा है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत है, सारी रात जी हाँ, फ़ास्ट फूड सारी रात वो ऑर्डर कर रहे होते हैं, वो फ़ास्ट फूड के जो लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं सारी रात। तो हमारी जो जनरेशन है ये फ़ास्ट फूड के ऊपर ही ग्रो कर रही है, उसके अंदर उनका वज़न बहुत गेन हो जाता है। तो रमज़ान के हवाले से अगर इसको बहुत शॉर्ट उसमें कर दिया जाए, फूड इनटेक जो है बहुत कम कर दिया जाए, कैलोरी इनटेक कम कर दिया जाए, अपना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखते हुए अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स को बिल्कुल बैलेंस करके और लो कैलोरी डाइट इस्तेमाल की जाए, तो आप यकीन कीजिए कि टोटली आपके हार्मोन जो है वो रेनोवेट हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम दोबारा से नए फॉर्म में आ जाएगा, हार्मोन्स नए हो जाएंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये बड़ी, इंसुलिन तो वैसे ही नीचे चली जाती है ना, और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए रमज़ान को स्पिरिचुअल गेन के लिए तो हैं ही हैं हम, लेकिन इसको अपनी हेल्थ गेन्स के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बांझपन की बात की, तो बांझपन क्लोजली रिलेटेड है टू वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जब वेट गेन नहीं होगा और आपके हार्मोन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे, तो बांझपन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होगा। अब आप सही कह रही हैं कि मेल और फीमेल एस्पेक्ट से देखा जाए तो दोनों जगह ही प्रेगनेंसी अचीव करना दोनों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। नए कपल्स हमारे पास जब आते हैं तो उसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी हमारे पास ज़्यादा आ रही है। जैसे 100 कपल्स अगर आए हैं ना, तो उसमें तकरीबन 75-80% मेल पार्टनर का कसूर होता है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये इसमें जो है वो मेल है वो जिम्मेदार हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इसलिए मैंने दोबारा पूछा है आपसे ये सवाल। एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे, बिल्कुल एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है, क्योंकि जब हम फोर्स करके उनको कहते हैं कि जी वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास से फीमेल होके आई होती है, और जब हम कहते हैं कि मेल का टेस्ट किधर है, तो कहते हैं जी वो तो आज तक कराए नहीं, 10-10 साल शादी को हो गए, वो तो जी बिल्कुल ठीक है, उसका तो टेस्ट नहीं, वो परफेक्ट है। तो वो जब हम छोटे थे तो तब हम मेल इनफर्टिलिटी बहुत कम नज़र आती थी, लेकिन अब तो कपल्स के अंदर मोर देन 70% तो मेल फैक्टर होता है। औरत ठीक होती है और मेल, और उसको ट्रीट करना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी है, वो ट्रीटेबल होता है ज़्यादातर। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है फर्टिलिटी जो बढ़ती है, मुतासिर होती है। बिल्कुल, उम्र बढ़ने के साथ तो ख़ातून में और तरह से इफ़ेक्ट होती है और मेल में और तरह से इफ़ेक्ट होती है। ख़वातीन में तो ये है ना कि जैसे मैंने बारहा बताया कि एग्स जो हैं वो पैदाइश के वक्त लेके आती है औरत, अल्लाह सुब्हानु ताला डाल के ओवरीज़ में भेजते हैं, नए अंडे नहीं बन सकते। तो 45 या 40 की एज पे अंडे उससे ज़्यादा एज के होते हैं, क्योंकि वो मेच्योर फॉर्म में हो चुके होते हैं जब वो माँ के पेट में होती है। तो इसलिए अंडों की क्वालिटी डिक्लाइन करती है 35 की एज के बाद बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हमें कौन कौन से जो है वो टेस्ट, हम अगर इनिशियल स्टेज पे हमें कैसे ये पता चलेगा, तो हमें इसके लिए कौन से जो टेस्ट है वो करवाने चाहिए? इनिशियल स्टेज से पहले, शादी से पहले, विच आई इंसिस्ट कि बच्चे की शादी का वक्त आ रहा है, मेल का वो पार्टनर ढूंढ रहा है, किसी भी छोटी सी लैब में अपना एक टेस्ट करवा ले। उसमें उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा
कि मैं कितने पानी में हूँ, वो तो उधर ही लैब के लोग ही उसको बता देंगे। तो टोटली दुनिया तब्दील हो गई उसके लिए।